Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 25th lecture on algebra. The course code is MTH376 and is for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology, Virtual Campus. Okay, so it's our 25th lecture, and as usual, a brief recap of what we have done in the last lecture. So in the last couple of lectures, we are talking about one fundamental concept of algebra, the concept of isomorphism, derived from the concept of homomorphism, of course. Okay, so हम क्या बात कर रहे हैं अभी तक, लास्ट लेक्चर में भी और उससे पहले लेक्चर में भी हमने आइसोमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट की बात की और बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में हमने बात करने की कोशिश की, उसके डिफरेंट एंगल्स को देखा. होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी. अगर आपको क्लियर नहीं है तो काइंडली दोबारा उन लेक्चर्स को सुनिएगा, अपने लेक्चर नोट्स देखिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब भी आप अलजबरा पढ़ेंगे, जहाँ भी अलजबरा पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट से आपका वास्ता पड़ता रहेगा. तो आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था और आइसोमॉर्फिक ग्रुप थे. एक दफ़ा ब्रीफली मैं इनको ओवरव्यू करूँगा, ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊँगा क्योंकि हमने बहुत सारी और चीज़ें की बात करनी है. तो आइसोमॉर्फिज्म एक बार फिर फाइनल टाइम. हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होता है, ठीक है. 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है. तो अगर आपने चेक करना हो कि कोई दो ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान में आपके पास एक आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं, आपने ये चेक करना है कि आपके पास एक मैप है फाई दोनों ग्रुप्स के दरमियान, और वो मैप 1-1 है, वो मैप ऑन टू है, और वो मैप होमोमॉर्फिज्म है. अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हैं तो उस मैप को हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे. और दो ग्रुप्स को हम आइसोमॉर्फिक कहेंगे अगर उन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में हमें एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए. सो टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक इफ वी कैन फाइंड एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन द टू ग्रुप्स. ओके, सो एक आइसोमॉर्फिज्म मिल गया, दो ग्रुप्स के दरमियान वो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे. राइट. फिर एक और रिजल्ट की बात की थी लास्ट टाइम हमने कि अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, तो वो आपके पास Z के आइसोमॉर्फिक होगा, इंटीजर्स के ग्रुप के अंडर एडिशन के. ठीक है, तो कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो इंटीजर्स का जो ग्रुप है अंडर एडिशन उसके आइसोमॉर्फिक होगा. इसका हमने प्रूफ भी देखा. फिर इसका इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सिक्वेंस है वो ये कि अब जितने भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स हैं वो Z के आइसोमॉर्फिक हैं. तो हमें सिर्फ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की जब भी बात होगी तो हमें एक ग्रुप को के बारे में वरी करने की ज़रूरत है, एक से ज़्यादा ग्रुप्स के बारे में. इसके अलावा किसी और ग्रुप के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब के सब जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स हैं वो इसी के आइसोमॉर्फिक हैं. ओके, फिर मैंने आपको कहा कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के लिए भी आइसोमॉर्फिज्म्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं कि कौन से ऑर्डर का फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है वो किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है. लेकिन ये इस थ्योरी में थोड़ी ज़्यादा डिटेल है, तो हम इसको फिर लेटर ऑन किसी और कोर्स के लिए छोड़ते हैं. अच्छा, अब हमने ये चेक कर लिया कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक कब होंगे, जब आपके पास एक मैप होगा दोनों ग्रुप्स के दरमियान. तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या सारे ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं. ऑफ कोर्स लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसका आंसर बताया कि सारे ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं है. अगर सारे ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हों तो ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है, ग्रुप थ्योरी की जो फील्ड है वो कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि फिर हमारे पास एक ही ग्रुप बाकी बचेगा. सारे ग्रुप्स उसी के आइसोमॉर्फिक हो जाएं तो फिर उस ग्रुप को स्टडी करने के लिए हमें इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और इतनी बड़ी फील्ड को भी डिफाइन करने की और स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. तो सारे ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं होते. आज हम कुछ ऐसे ग्रुप्स की बात करेंगे जो आइसोमॉर्फिक नहीं है, और फिर इंशाल्लाह ये आइसोमॉर्फिज्म का जो टॉपिक है इसके एंड की तरफ हम जाएंगे. ओके, सो जब हम आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो है फॉर्मली फिनिश करेंगे तो होपफुली हमारा ग्रुप थ्योरी का इस कोर्स के लिए जो मटेरियल है वो भी उसी के साथ होपफुली क्लोज हो जाएगा. और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट जो है, जो आपके लेक्चर नोट्स में भी मौजूद है, जो आपकी कोर्स आउटलाइन में भी बताया गया था, हम रिंग्स के कॉन्सेप्ट्स की तरफ भी मूव करेंगे. ओके, तो आपके पास आइसोमॉर्फिज्म आ गया. अब क्वेश्चन में आंसर ये करना चाह रहा हूँ कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक कब नहीं होंगे, राइट. और दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक ना हो तो उसका क्या मतलब. एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ.
मेरे पास एक ग्रुप है V और एक ग्रुप है Z4। V क्लाइन 4 ग्रुप है, Z4 जो है ये साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का, राइट, साइक्लिक ग्रुप है। Z4 जो है मॉडुलो ग्रुप है इंटीजर्स का, इंटीजर्स मॉडुलो 4, ठीक है। अब V जो है ये क्लाइन 4 ग्रुप है, इसमें ये एलिमेंट्स हैं, ये हमने फाइनाइट ग्रुप जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें इस ग्रुप की हमने बात की थी, ओके। ये 4 एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर। इस ग्रुप के अंदर मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने डिफाइन किया था, वो मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको देखना होगा कि उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मल्टीप्लिकेशन टेबल में कि E टाइम्स E जो है वो E था, A टाइम्स A जो है वो भी E था, और B टाइम्स B भी E था, और C टाइम्स C भी E था। यानी हर एलिमेंट इसमें अपना इन्वर्स है। A स्क्वायर E है, B स्क्वायर E है, C स्क्वायर भी E है, E स्क्वायर तो खुद E ही है। तो हर एलिमेंट इस ग्रुप का खुद अपना इन्वर्स है, ठीक है। ये मतलब इस ग्रुप की एक प्रॉपर्टी है कि इस ग्रुप का हर एलिमेंट खुद ही अपना इन्वर्स है, ठीक है। ये इस ग्रुप की एक बहुत फंडामेंटल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये ग्रुप साइक्लिक है? वेल, आप क्लाइन 4 ग्रुप को आप देखें तो कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको इसमें से नहीं मिलेगा जो इस पूरे ग्रुप को जनरेट करता हो। आप पावर्स दे सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार हम अप्लाई करें तो A स्टार A करेंगे तो E आ जाएगा। तो आपके पास A जो है वो या E को जनरेट कर सकता है या खुद A को, इसके अलावा किसी एलिमेंट को जनरेट नहीं कर सकता। फिर B की बात करेंगे तो B जो है वो E को और B को जनरेट कर सकता है, इसके अलावा किसी एलिमेंट को जनरेट नहीं कर सकता। C इसी तरह E को और C को जनरेट कर सकता है, इसके अलावा किसी और एलिमेंट को जनरेट नहीं कर सकता। तो क्लियरली क्लाइन 4 ग्रुप जो है ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ओके। अब Z4 की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। तो V इज नॉट साइक्लिक, ठीक है। अच्छा, अब मैं Z4 की अगर बात करूं तो Z4 के अंदर आपको पता है कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं नॉट 1 2 और 3, ये 4 एलिमेंट्स Z4 के अंदर। इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, ओके। अब इसमें क्या इस मेन प्रॉपर्टी है? पहली बात ये है कि नॉट प्लस नॉट जो है वो नॉट के इक्वल है, 0 खुद अपना इनवर्स, 1 प्लस 3 जो है वो नॉट के इक्वल है। तो 1 3 का इनवर्स है, 3 1 का इनवर्स है, 2 खुद अपना इनवर्स है, और 3 प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल है। Z4 मॉड्यूलो 4 की बात हो रही है, इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा कि 3 प्लस 1 0 होता है, ऐसी बात नहीं है। 3 प्लस 1 0 होता है Z4 के अंदर, ओके। प्लीज इसको याद रखिएगा, ओके। सो इन Z4 के अंदर 1 3 का इनवर्स है, 3 1 का इनवर्स है, ओके। और 0 और 2 अपना इनवर्स है, लेकिन 1 और 3 खुद अपना इनवर्स नहीं है। लेकिन V के अंदर तो सारे एलिमेंट्स खुद अपना इनवर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी मिल गई जो इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान कॉमन नहीं है। मतलब अगर V के अंदर सारे एलिमेंट्स अपना इनवर्स हैं तो इससे क्लियरली ये पता चल रहा है कि A भी ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, B भी ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, C भी ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, और E ऑर्डर 1 का एलिमेंट है, राइट। लेकिन यहाँ पे 2 तो ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, लेकिन 1 जो है वो ऑर्डर 2 का एलिमेंट नहीं है, 1 का ऑर्डर 4 है, 3 का ऑर्डर भी 4 है। इसका मतलब यह है कि एलिमेंट्स के ऑर्डर डिफरेंट हैं दोनों सेट्स के अंदर, राइट। दूसरी बात अगर मैं करूं, ठीक है, अगर मैं इस ग्रुप को 1 से जनरेट करूं, अगर मैं 1 से जनरेट करूंगा तो आपको पता है कि मेरे पास पूरा Z4 आ जाएगा। इसका मतलब है Z4 इज साइक्लिक, ओके। अब इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो इन दोनों में कॉमन नहीं। एलिमेंट्स तो दोनों के एक जितने हैं, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। आप एक 1 1 on 2 मैप डिफाइन कर सकते हैं इन दोनों के दरमियान में। वो 1 1 on 2 मैप फाइंड करना मुश्किल बात नहीं है, कोई आसान सा काम है। लेकिन इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि
अब V साइक्लिक नहीं है, Z4 साइक्लिक है। V के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है। Z4 के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। Z4 के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 4 है। V के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 हो। तो अब ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते आपस में, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ही आपस में नहीं मिलती हैं। ओके, अब अगर मेरे पास, मुझे ये पता चल चुका है कि इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं कि तो क्या मैं इन दोनों के दरमियान कोई आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकता हूं? वेल, मैं कोशिश करके देख लेते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये पॉसिबल होगा। अगर मैं एक डिफाइन करना चाहूँ मैप फाई V से Z4 के दरमियान, कैसे डिफाइन करूँ? लेट्स से आप कहेंगे कि जो E है यहाँ पे उसको 0 पे मैप कर दें, जो A है उसको 1 पे मैप कर दें, जो B है उसको 2 पे मैप कर दें, और जो C है उसको 3 पे मैप कर दें। अब ये मैप क्लियरली 1 1 है, ये मैप ऑन टू भी है, सारे एलिमेंट Z4 के यूज हो रहे हैं रेंज के तौर पे, और ये मैप 1 1 भी है, कोई से 2 एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट के ऊपर मैप नहीं हो रहे। लेकिन क्या ये मैप एक होमोमॉर्फिज्म है? फाई क्लियरली एक मैप भी है, ये 1 1 मैप भी है, ये ऑन टू मैप भी है। तो एक ही कंडीशन है जो पॉसिबली फेल हो सकती है, वो कंडीशन क्या है कि ये हो सकता है ये होमोमॉर्फिज्म ना हो। राइट, तो अब इसको चेक करके देखते हैं। अगर मैं ये लूं कि फाई ऑफ A टाइम्स C, A स्टार C, ठीक है। फाई ऑफ A स्टार C जो है वो आपको पता है, ये ग्रुप टेबल से आप देखिएगा, क्लाइन 4 ग्रुप का ग्रुप टेबल आपके लेक्चर्स में गिवन है। A स्टार C जो है वो B के इक्वल होता है। Okay? ये क्लाइन 4 ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि A स्टार C जो है वो B के इक्वल है। अब फाई ऑफ B जो है वो 2 है, ठीक है। अगर फाई एक होमोमॉर्फिज्म है तो इसको इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ A, और यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस का है, तो फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B। फाई ऑफ A क्या है? फाई ऑफ A 1 है, फाई ऑफ B 2 है, तो ये तो 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब है फाई ऑफ A स्टार C जो है वो इक्वल नहीं है फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B के। सो क्लियरली फाई ऑफ A स्टार C जो है वो इक्वल नहीं है फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B के। ये प्लस ऑफ कोर्स मॉडुलो है, Z4 का प्लस है, ये मॉडुलो है। ओके, जो बाइनरी ऑपरेशन है वही यूज करना है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैप मैंने डिफाइन करने की कोशिश की थी, एक होमोमॉर्फिज्म नहीं बना। इसके अलावा आप बाकी मैप्स डिफाइन करके ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इनमें से कोई भी आइसोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। राइट, अब जब दो ग्रुप्स की कोई एक भी प्रॉपर्टी आपस में डिफर कर जाए, डिफरेंट हो जाए, तो वो ग्रुप कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते हैं। तो अब दोनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ चल रहे हैं और होपफुली एक से दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आइसोमॉर्फिक होंगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। अगर आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे तो कोई एक प्रॉपर्टी हमें ऐसी जरूर मिलेगी जो दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट है, दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ग्रुप्स में अगर आप उनको नॉन आइसोमॉर्फिक प्रूव करना चाह रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको पहली, अगर बाय डेफिनेशन आप चलना चाहें तो बाय डेफिनेशन आपको ये देखना होगा कि उन दोनों के दरमियान कोई भी एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, आपने पहली चीज, मतलब बाय डेफिनेशन अगर चलें, दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं अगर उनके दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, कोई एक। तो नॉन आइसोमॉर्फिक अगर प्रूव करना हो तो आपने ये प्रूव करना पड़ेगा फिर बाय डेफिनेशन कि उनके दरमियान में एक भी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये उन दोनों के दरमियान जितने भी मैप्स आप डिफाइन कर सकते हैं उन सब को चेक करना पड़ेगा कि वो सारे के सारे होमोमॉर्फिज्म नहीं है, 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो सब में फॉल्स है। ओके, अब ये मतलब बहुत लॉन्ग और मुश्किल प्रोसेस लग रहा है कि आपने दो ग्रुप्स ले लिए, उनके दरमियान में सारे के सारे मैप डिफाइन करने हैं और वो उनको चेक करते रहे हम के वो होमोमॉर्फिज्म हैं, ये 1 1 हैं, ये ऑन टू हैं। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग और पेनफुल प्रोसेस है।
तो इसलिए इसके लिए हमें कुछ और तरीका डिवाइस करना पड़ेगा, कोई और मेथड यूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम ये चेक करें कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं हैं। ओके, तो अब मैं लास्ट स्लाइड पे दोबारा वापस जाता हूँ। इसमें देखेंगे दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं है, ये मैं प्रूव करना चाह रहा था। तो मैंने अगर मैप में ना भी डिफाइन करता तो मैंने एक प्रॉपर्टी फाइंड कर ली है दोनों में। फॉर एग्जांपल एक साइक्लिक है, दूसरा साइक्लिक नहीं है, एक प्रॉपर्टी डिफरेंट आ गई, ये ग्रुप्स कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस इससे आपको ये मिला कि 4 एलिमेंट्स के कम से कम 2 डिफरेंट ग्रुप्स जरूर एग्जिस्ट करते हैं। 4 एलिमेंट्स के 2 डिफरेंट ग्रुप्स जरूर हैं। आपको मैंने बताया था अर्लियर कि 1 एलिमेंट का एक ही ग्रुप होता है, 2 एलिमेंट्स का भी एक ही ग्रुप होता है, Z2 अगर आप उसको ले लें। 3 एलिमेंट्स का भी एक ही ग्रुप होता है। आपने 3 डिफरेंट एलिमेंट्स देखे थे, 3 एलिमेंट्स के, उन तीनों को हमने प्रूव कर दिया कि वो आइसोमॉर्फिक हैं। तो 3 एलिमेंट्स का भी एक ही ग्रुप होता है। लेकिन जब हम 4 एलिमेंट्स पे जाते हैं तो कम से कम 2 डिफरेंट ग्रुप्स तो हमें पता है, और ये भी प्रूव किया जा सकता है कि 4 एलिमेंट्स के सिर्फ 2 ही नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हैं, 2 ही डिफरेंट ग्रुप्स हैं 4 एलिमेंट्स के, इनके अलावा कोई और ग्रुप नहीं है। तो सो ये आप कॉन्सिक्वेंसेस में मैं लिख देता हूं, देयर आर 2 डिफरेंट जब भी कहूंगा तो इसका मतलब होता है नॉन आइसोमॉर्फिक। ठीक है, 2 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4, और नेमली वो क्या क्या हैं? एक V है क्लाइन 4 और दूसरा है Z4। ठीक है, यही 2 ग्रुप आपके Z4 एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ओके, राइट। तो हमें ये चीज पता चल गई। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को, इसी डेफिनेशन से जो हमें चीजें पता चली इसी एग्जांपल से, उसका हम थोड़ा समराइज करते हैं कि हमारे पास क्या, अगर नॉन आइसोमॉर्फिक प्रूव करना हो ग्रुप्स को तो हमें क्या करना पड़ेगा। राइट, तो अगर 2 ग्रुप्स को नॉन आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो अगर डेफिनेशन लेके चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने ये प्रूव करना है कि दोनों ग्रुप्स के दरमियान कोई एक भी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली आपको सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को 1 बाय 1 चेक करके उनको रूल आउट करना पड़ेगा। ओके, आपने ये, अगर आप ये करना स्टार्ट हम करेंगे तो आई डोंट थिंक कि हम ये प्रूव कर सकेंगे दोनों ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ और मेथड चाहिए। ओके, अब ये कुछ केसेस में आसान हो जाता है, वो इसलिए कि अगर आपके पास 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस या 1-1 मैप नहीं बन सकता। जैसे फाइनाइट ग्रुप्स के केस में, फाइनाइट के ग्रुप्स के केस में क्या होता है, आपके पास अगर दोनों ग्रुप्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम नहीं है तो उनके दरमियान 1-1 ऑन टू मैप कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। राइट, अगर एक ग्रुप में 5 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 6 हैं, तो एक एलिमेंट ग्रुप का बच जाएगा जो किसी एलिमेंट के ऊपर मैप नहीं होगा 1-1 ऑन टू फंक्शन के अंडर। राइट, सो अगर फाइनाइट के केस में है तो अगर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान कोई भी 1-1 ऑन टू मैप नहीं डिफाइन किया जा सकता, तो फिर इस केस में हम कह सकते हैं कि अब इनके दरमियान आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म 1-1 ऑन टू मैप होता है। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट ग्रुप्स के केस में अगर डिफरेंट हैं तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसी तरह आप दूसरे ग्रुप्स में भी देख सकते हैं, इनफाइनाइट के केस में भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में 1-1 ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी या नहीं। तो ये अभी एग्जांपल्स में थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देखते हैं। तो पहला ये कर सकते हैं आप कि ग्रुप्स को देख लें कि क्या उनके दरमियान 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस या 1-1 ऑन टू मैप डिफाइन किया जा सकता है या नहीं। अगर नहीं किया जा सकता तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकेंगे ग्रुप। ओके, सेकंड हम ये इसमें देख लेते हैं कि अब ये अगर हमें नहीं पता कि अब 1-1 ऑन टू मैप उनके दरमियान में डिफाइन हो सकता है या नहीं, तो अब इसके अलावा फिर हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम ये कर सकते हैं,
अगर ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सिवाय एलिमेंट्स डिफरेंट लग सकते हैं, डिफरेंट नजर आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे तो अगर एक भी प्रॉपर्टी उनमें डिफरेंट हो जाएगी तो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, राइट? यही बात हो रही है ना। अगर आइसोमॉर्फिक होंगे तो सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सारी ऑल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। तो अगर हमें एक भी ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाती है जो दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों ग्रुप्स सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ओके, तो अब इसी को मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ कि अगर आपने ये शो करना है कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं है तो हम इनमें से, इन दोनों में से कोई एक चीज यूज करेंगे। पहली चीज ये है कि आप ये प्रूव कर दें, शो कर दें कि इन दोनों के दरमियान कोई 1-1-on-2 मैप डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे फाइनाइट के केस में मैंने आपको एग्जांपल दी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट है, 1-1-on-2 मैप नहीं डिफाइन किया जा सकता। इनफाइनाइट के केस में भी ये देख सकते हैं हम, ये हम थोड़ी देर में आगे देखते हैं, राइट। अब दूसरा ये है कि अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिस्ट कर दी, अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी दोनों ग्रुप्स में सेम ना हो, एक में सेटिस्फाई हो रही हो दूसरे में सेटिस्फाई नहीं हो रही हो, तो वो ग्रुप्स आपस में कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्रुप साइक्लिक हो दूसरा साइक्लिक ना हो, आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। अगर एक ग्रुप, यहाँ पे अबिलियन नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर एक ग्रुप अबिलियन है दूसरा नॉन अबिलियन है, वो आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। अगर एक ग्रुप में एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ है दूसरे में डिफरेंट है, वो आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। फिर सब ग्रुप्स, अगर एक के सब ग्रुप्स का ऑर्डर डिफरेंट आ रहा है दूसरे के सब ग्रुप्स का ऑर्डर डिफरेंट आ रहा है, तो वो आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। और इसी तरह फाइनल ये है कि अलजेब्राइक इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो एक में एग्जिस्ट करता है दूसरे में नहीं करता। इसको डिटेल आ रही है, एक एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि इस बात का क्या मतलब है। एक में अलजेब्राइक इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो भी आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। तो जब हमने नॉन आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, इन सब में से कोई एक प्रॉपर्टी आप देखें, अगर उनमें इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी फेल हो रही है तो वो ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर आपने ये शो करना है कि दो ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है तो आपने इन दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं। आप ये शो कर दें कि इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान कोई 1-1-on-2 मैप डिफाइन नहीं किया जा सकता, अगर आपके लिए ये देखना पॉसिबल है। दूसरी आप ये चीज कर सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो एक ग्रुप में ट्रू है दूसरे में ट्रू नहीं है, तो इस केस में भी वो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। okay, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स में हमारे पास पहली एग्जांपल ये है। अब Z4 की बात हो रही है और S6 की बात हो रही है, Z4 और S6 की बात हो रही है। ओके, अब Z4 आपके पास जो ग्रुप है वो आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है। Z4 हमारे पास ये ग्रुप है, नॉट 1, 2 और 3। और S6 भी आपको पता है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर 1, 2, 3 और 1, 3, 2 और 1, 2 और 1, 3 और 2, 3। ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब Z4 को देखें और S6 को देखें। Z4 में 4 एलिमेंट्स हैं, S6 में 6 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो अब Z4 में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, S6 में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। अब क्या इन दोनों के दरमियान एक 1-1-on-2 मैप आप डिफाइन कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो अगर आप 1-1-on-2 मैप डिफाइन करेंगे तो दो एलिमेंट्स को कहाँ मैप करेंगे? एक एलिमेंट, कोई सा एक एलिमेंट एक से ज्यादा पे मैप नहीं हो रहा। एक इमेज जो है एक से ज्यादा प्री इमेज उसका नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही एलिमेंट यूज होगा, तो बाकी दो एलिमेंट कहाँ जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि ये मैप जो है इसको आप ऑन टू नहीं बना सकते हैं। 1-1-on-2 मैप इसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्लियरली इससे हमें इसमें ज्यादा डिटेल करने की जरूरत फिर नहीं है। अगर फाइनाइट ग्रुप के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है, 1-1-on-2 मैप डिफाइन नहीं किया जा सकता और हेंस Z4 और S6 आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम नहीं है फाइनाइट के केस में तो वो आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। ओके, सो ये इसमें क्लियर आसान एग्जांपल थी।
अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे हम मूव हो जाते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल ये है कि Z प्लस और R प्लस, मैं ये कह रहा हूँ कि आइसोमॉर्फिक नहीं है। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप सबसे पहले ये करना चाहें कि इन दोनों के दरमियान 1 1 ऑन टू मैप डिफाइन नहीं किया जा सकता। ओके, अब Z जो है इसमें काउंटेबली मैनी एलिमेंट्स हैं, मतलब ये कि आपके पास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, इस तरह के एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं। लेकिन R जो है उसमें 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स मौजूद हैं। 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z और R के दरमियान में एक कॉरेस्पॉन्डेंस डिफाइन करना जो है वो फिजिबल नहीं लग रहा। 1 1 ऑन टू मैप डिफाइन करना फिजिबल नहीं लग रहा। ओके, तो अब हम कोई और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इस प्रॉपर्टी को प्रिसाइजली ये कहना, अनलेस कि आप थोड़ा सा एनालिसिस यूज करें, ये थोड़ा मुश्किल होगा कि इन दोनों के दरमियान 1 1 ऑन टू मैप जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं किया जा सकता। हम कर सकते हैं, ये हम प्रिसाइजली बता सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एनालिसिस हम यूज करेंगे। तो हम कोई अलजेब्राइक प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, अपने ग्रुप थ्योरी में से कोई प्रॉपर्टी। अब Z जो है एक साइक्लिक ग्रुप है, आपको पता है Z कौन सा, Z एक साइक्लिक ग्रुप है। सो Z जो है Z अंडर एडिशन इज साइक्लिक, राइट। क्या R अंडर एडिशन साइक्लिक है? इज R प्लस साइक्लिक? कौन सा ऐसा एलिमेंट मैं लूं R में से जो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा हो? ओके, ऐसा कोई एलिमेंट जो है वो R में एग्जिस्ट नहीं करता जो R के सारे एलिमेंट को अंडर एडिशन जनरेट कर सकता हो। फॉर एग्जांपल आप 1 लें, 1 आपको किस तरह के एलिमेंट्स को जनरेट करके देगा? ऐड ही कर सकते हैं ना 1 को, तो 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, इस तरह के एलिमेंट्स को, इसी तरह -1 -2, लेकिन इनके दरमियान में किसी एलिमेंट को ये जनरेट नहीं कर सकेगा। इसी तरह चलें आप एक फ्रैक्शनल नंबर ले लें। फ्रैक्शनल नंबर लेंगे तो वो कुछ फ्रैक्शंस को जनरेट करेगा, बाकी एलिमेंट्स को वो जनरेट नहीं कर सकता है। और इसी तरह आप इर्रेशनल नंबर ले लें R में, तो वो कुछ इर्रेशनल नंबर्स को आपको जनरेट कर देगा, लेकिन सब एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर सकता R को। R प्लस साइक्लिक नहीं है, तो R प्लस इज नॉट साइक्लिक। ठीक है, Z साइक्लिक है, R प्लस साइक्लिक नहीं है। एक साइक्लिक ग्रुप एक नॉन साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, राइट। सो Z प्लस कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक टू R प्लस। ठीक है, ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते क्योंकि एक साइक्लिक है, दूसरा साइक्लिक नहीं है, और साइक्लिक ग्रुप कभी भी नॉन साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। ओके, सो ये आपके पास इसका प्रूफ है। इसके अलावा भी और कंडीशंस आप चेक करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। Z प्लस है, वो मैं कह रहा हूँ आइसोमॉर्फिक नहीं है Q प्लस के। ओके, अब आपने ये चेक करना है कि क्या इन दोनों के दरमियान कोई 1 1 ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस है या नहीं। आप ये चेक कर सकते हैं, या अगेन जैसे मैंने अभी R के केस में किया, हम एक प्रॉपर्टी हम ढूंढते हैं इसमें से जो इन दोनों में ट्रू नहीं है। एक में ट्रू है, दूसरे में ट्रू नहीं है। फिर मैं साइक्लिक की बात कर लेता हूँ। Z जो है Z प्लस इज साइक्लिक। क्या Q प्लस साइक्लिक है? फिर अगेन ये हमारे पास नोन है कि Q प्लस इज नॉट साइक्लिक। ये हमारे पास साइक्लिक नहीं होता है। तो Z प्लस जो है वो Q प्लस के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि एक साइक्लिक ग्रुप एक नॉन साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता है, राइट। सो Z प्लस Q प्लस के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। ओके, तो ये आपके पास एक और एग्जांपल आ गया। अब एक दो और एग्जांपल्स हैं। अब आपके पास एग्जांपल ये है
कि Q क्रॉस है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये R क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन के आइसोमॉर्फिक है या नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ अलजेब्राइक इक्वेशंस के सॉल्यूशन की। अब ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 है और एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 है, माइनस स्क्वायर रूट 2 है, राइट, माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। अब ये इक्वेशन, ये जो दोनों नंबर्स हैं ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, और दोनों नॉन जीरो हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन जो है हैज सॉल्यूशन इन आर क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें सॉल्यूशन है ना, ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, आर क्रॉस के अंदर इरेशनल नंबर्स मौजूद हैं, जस्ट इन दोनों को नॉन जीरो होना चाहिए और ये दोनों नॉन जीरो हैं। तो डेफिनेटली आर क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस इक्वेशन का। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्यू क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करता है। ओके, सो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्यू क्रॉस में मौजूद है तो स्क्वायर रूट 2 फिर क्यू क्रॉस में होना चाहिए, राइट। यही सॉल्यूशन है ना इसका, इसके अलावा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन इस क्यू क्रॉस में एग्जिस्ट करता है तो फिर स्क्वायर रूट 2 इसमें होना चाहिए, राइट। सो इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हैज अ सॉल्यूशन इन क्यू क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन फिर क्या होना चाहिए, फिर स्क्वायर रूट 2 जो है उसको इसमें होना चाहिए क्यू क्रॉस में। अब क्यू तो रैशनल नंबर्स का सेट है और क्यू क्रॉस में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, जस्ट इसमें नॉन जीरो रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, सिर्फ जीरो मैं निकाल रहा हूं। तो अगर स्क्वायर रूट 2 इसमें मौजूद है तो स्क्वायर रूट 2 को रैशनल होना चाहिए, लेकिन हमें यह पता है कि स्क्वायर रूट 2 एक इरैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 एक इरैशनल नंबर है। तो इससे हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि क्यू क्रॉस के अंदर इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब एक इक्वेशन मैंने ली, उसका सॉल्यूशन हमारे पास एक जो सेट है, एक ग्रुप है उसमें एग्जिस्ट करता है, दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर ये दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। एक इक्वेशन का सॉल्यूशन आर क्रॉस में एग्जिस्ट करता है, क्यू क्रॉस में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि क्यू क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन is not isomorphic to R cross under multiplication. Okay, right. अब कुछ एग्जांपल्स मैंने की, उसमें मैंने आपको ये प्रूव करने की, ये चेक करने की और ये बताने की कोशिश की है कि हम ये कैसे प्रूव करते हैं कि दो ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हैं। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ केसेस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज लेके बताई कि इन दोनों ग्रुप्स में ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है इसलिए ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है, इन दोनों ग्रुप्स में ये प्रॉपर्टी सेम नहीं है इसलिए ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, राइट। तो अब एक ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर्टी ट्रू है, दूसरे ग्रुप के अंदर वही प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है, तो वो दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। अब ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि एक ग्रुप नॉन अबिलियन है, दूसरा भी नॉन अबिलियन है, तो वो दोनों आइसोमॉर्फिक हो, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर एक अबिलियन है दूसरा नॉन अबिलियन है तो फिर नहीं हो सकते। तो दोनों में एक जैसी प्रॉपर्टीज हो ये अलाउड है। ये भी हो सकता है कि वो दोनों ही साइक्लिक ना हो, दोनों ही नॉन अबिलियन हो, दोनों में एलिमेंट्स के ऑर्डर जो हैं लेट्स से सबके इनफाइनाइट ऑर्डर हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर एक में कोई प्रॉपर्टी ट्रू हो गई है तो दूसरे में वो जरूर ट्रू होनी चाहिए अगर दोनों आइसोमॉर्फिक है, राइट। तो ये नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो हमने आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की बात की कि ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, और फिर हमने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की बात की कि ग्रुप्स आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक कब होते हैं। ओके, तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और एक कुछ नया कॉन्सेप्ट जिसको हम यूज करते हुए फिर आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर ही थोड़ी सी
डिटेल में बात करेंगे और उसके आइसोमॉर्फिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनको स्टडी करके फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। तो आगे हम अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट है आपके पास कोसेट्स का। अब कोसेट्स क्या होते हैं? हमने ग्रुप एक डिफाइन किया, उसके सब ग्रुप्स फाइंड कर लिए, राइट? हमारे पास कोई भी ग्रुप था, उसके हम सारे सब ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब सब ग्रुप्स को यूज़ करते हुए, उसके सब ग्रुप्स को यूज़ करते हुए हम एक नया सब ग्रुप बना सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट नया ग्रुप बना सकते हैं, और वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है। उस ग्रुप की कंस्ट्रक्शन में हम इन कोसेट्स को यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास एक ग्रुप है, एक सब ग्रुप है, उसको यूज़ करते हुए हम इस नए सेट्स डिफाइन कर रहे हैं जिनको हम कोसेट्स कहते हैं। अब हमारे पास एक लेट्स से एक ग्रुप है, सपोज यू हैव अ ग्रुप G, let G be a group, right? G be a group, ठीक है, और H is a subgroup of G, ठीक है। G एक ग्रुप है, H उसका एक सब ग्रुप है, राइट? अब इसके कोसेट्स की बात, ग्रुप G के कोसेट्स की बात करना चाह रहा हूं मैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करता हूं। एग्जांपल मेरे पास ये है कि G को आप ले लें Z। अब Z के तो सारे सब ग्रुप्स हमें पता है, तो एक सब ग्रुप आप ले लें लेट्स से Z का 2Z, राइट? Z के सारे सब ग्रुप्स इसी फॉर्म के होते हैं। ओके, सो Z का एक सब ग्रुप ले लिया आपने 2Z। अब आप डिफाइन करें, अब एलिमेंट्स लें Z के अंदर, 0 जो है वो Z के अंदर है। तो अगर आप डिफाइन करें एक सेट 0 प्लस H, तो वो आपके पास ऑफ कोर्स H के इक्वल आ जाएगा, 2Z ही आ जाएगा। फिर एक नेक्स्ट एलिमेंट लें Z के अंदर, वो है 1H Z के अंदर, राइट? सो अगर मैं डिफाइन करूँ 1 प्लस H, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 प्लस H क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2Z के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो मेरे पास सेट्स आ गए। मेरे पास एक ग्रुप था, एक सब ग्रुप था। अब मैं ग्रुप में से एलिमेंट्स ले रहा हूँ और उनको ऐड कर रहा हूं किसके अंदर, सब ग्रुप के अंदर। ओके, ऐड करने का मतलब ये है कि 1 प्लस H का करने का मतलब ये है कि 2Z के हर एलिमेंट के अंदर मैं 1 ऐड कर रहा हूं। ओके, अब ये एक नया सेट डेफिनेटली बन रहा है, ये 2Z के इक्वल नहीं है ये सेट, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक ग्रुप है, एक सब ग्रुप है, एलिमेंट्स ले रहा हूं मैं ग्रुप G के अंदर और उनको मैं ऐड कर रहा हूं जो सब ग्रुप है उसके एलिमेंट्स में, राइट? तो अब इससे मेरे पास डेफिनेटली कुछ नए सेट्स आ रहे हैं, राइट? अब बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन है, क्योंकि 2Z और Z दोनों ग्रुप्स हैं अंडर एडिशन, तो इन्हीं का बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे, किसी और का बाइनरी ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है, मैं ऐड कर रहा हूँ एलिमेंट्स को। ओके, क्यों कर रहा हूँ ये एक सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास ये दो सेट्स आ गए। अगर मैं अब नेक्स्ट एलिमेंट पिक करूं Z में से, तो 2 अगर मैं ट्राई करूं, 2 अगर Z में हो तो 2 प्लस H क्या होगा, वो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2Z, ऐसे ही है, 2 प्लस 2Z आएगा। हर एलिमेंट के अंदर मैं 2 ऐड कर रहा हूं, ठीक है? तो बेसिकली हो ये रहा है कि मेरे पास ये आ जाएगा 2 इंटू लेट्स से 1 प्लस Z, ये इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस Z के। अब 1 प्लस Z भी तो Z ही होता है ना, मतलब Z अगर आप लें इंटीजर्स का सेट, उसके अंदर 1 ऐड कर दें हर एलिमेंट के अंदर, तो आपके पास फिर इंटीजर्स का ही सेट आएगा, इसके अलावा तो कोई सेट नहीं आ सकता, उसमें सारे के सारे ऐसे एलिमेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये आपके पास 1 प्लस Z जो है वो भी Z के इक्वल है। तो 2 प्लस H जो है वो आपके पास आ गया 2Z, यानी आपके पास H ही वापस आ गया। अब इसके अलावा 3 लेके देखें तो आपके पास 1 प्लस H आ जाएगा, फिर 4 लेके देखें आपके पास वापस H आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसके जब Z के मैं एलिमेंट्स लेता जाऊं तो मेरे पास जो सेट्स बनेंगे वो या तो 0 प्लस H बनेगा, यानी H खुद बनेगा,
या 1 प्लस एच बनेगा, इसके अलावा कोई सेट्स नहीं आएंगे। अब इन सेट्स की क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? पहली ये कि अगर मैं ग्रुप जी को यानी Z को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं उसको H यूनियन 1 प्लस एच। ओके, ये जो मेरे पास ग्रुप था इसमें से मैं कोई सा एक सब ग्रुप लिया, उसमें जी के एलिमेंट्स को यूज करते हुए उनमें जब मैं जी के एलिमेंट्स को ऐड करता हूं उससे जो मेरे पास सेट्स बनते हैं वो सेट्स मेरे ओरिजिनल ग्रुप जी को पार्टीशन कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, कि उनका यूनियन जो है वो आपके पास ग्रुप इटसेल्फ आ जाएगा। अब क्या ये दोनों खुद ग्रुप्स हैं? अब एच तो खुद सब ग्रुप था तो ये ऑफ कोर्स एक ग्रुप है, लेकिन 1 प्लस एच जो 1 प्लस 2z लिया इसमें सिर्फ ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं, ऐसे ही है, सिर्फ ऑड इंटीजर्स इस सेट में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इस सेट में मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। अब क्या ये सेट एक ग्रुप है? ये सेट क्लियरली एक ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मौजूद नहीं है। जब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं होगा तो ये ग्रुप कैसे बनेगा? तो ये डेफिनेटली सेट्स हैं लेकिन ग्रुप नहीं है। पहले वाला ग्रुप है, दूसरे वाला जस्ट एक सेट है, एक सबसेट है किसका? ग्रुप जी का, लेकिन उसका सब ग्रुप नहीं है, राइट? तो आप स्टार्ट में अगर हेडिंग इसकी देखें तो हम को सेट्स की बात कर रहे हैं, को सेट्स की बात कर। तो आपने एक ग्रुप लेना है जी, उसका एक सब ग्रुप ले लें, कोई सा एक सब ग्रुप ले लें H। अगर आप G के एलिमेंट्स को उसमें ऐड करें, अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है तो आपके पास जो रिजल्टिंग सेट्स आएंगे उनको हम को सेट्स बोलते हैं। ओके, सो अगर हम इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन देना चाहें तो इफ G इज अ ग्रुप एंड H is a subgroup of G, okay, then the sets, let's say A times H for all A in G are called cosets of G। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इन जनरल हम हमेशा बाइनरी ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। जी आपके पास एक ग्रुप है, एच उसका एक सब ग्रुप है, हमने उसके कोसेट्स बनाने, जी के एलिमेंट्स को पिक करते जाएं, एच से मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्टिंग सेट्स आ रहे हैं वो आपके उसके पास उसके कोसेट्स आ जाएंगे। इसमें अगर आपने एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन यूज करना है तो आप ये कहेंगे कि दी सेट्स, ये एडिशन के केस में मैं यहां पे लिख रहा हूं, the sets A plus H for all A in G are called cosets of G। okay, so जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसको यूज करें। हमने Z लिया, उसके दो कोसेट्स हमारे पास, अगर उसका ग्रुप आप 2Z लें सब ग्रुप तो उसके आपको दो कोसेट्स मिलेंगे टोटल, राइट? अब कोसेट्स की ये बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि जब भी आप एक सब ग्रुप लेंगे उसके कोसेट्स फाइंड करेंगे, उनका यूनियन हमेशा ग्रुप मिल जाएगा आपको, राइट? तो इसका मतलब यह है कि कोसेट्स इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि वो ग्रुप जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं स्मॉलर पार्ट्स में। कोसेट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो ग्रुप जी को स्मॉलर पार्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, राइट? वो डिवीजन ऐसी होती है कि जब उन सब का आप यूनियन लें तो आपको ग्रुप इटसेल्फ वापस मिल जाता है। लेकिन ये हमारा मेन पर्पस नहीं है स्टडी करने का कोसेट्स को, हम इसमें से एक नया ग्रुप हम जनरेट करना चाह रहे हैं कोसेट्स को यूज करते हुए। ओके, तो अब आपके पास कोसेट्स की क्या डेफिनेशन आ गई? आपके पास एक ग्रुप है, उसका कोई सा एक सब ग्रुप लें, उससे अगर मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है उससे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से जो सेट्स आपके पास आएंगे उनको हम कोसेट्स बोलेंगे। आपको मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया कि वो हमेशा सब ग्रुप्स नहीं होंगे, लेकिन वो सेट्स जरूर होंगे, वो सब सेट्स हमेशा होंगे ग्रुप जी के।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप्स हों। सम केसेस में वो होंगे सब ग्रुप्स, सम केसेस में वो सब ग्रुप्स नहीं होंगे। ओके, अब इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं लेके चेक करूं, अगर मैं लेट्स से लूं ग्रुप Z4 मेरे पास ग्रुप है नॉट 1 2 और 3। इसका एक सब ग्रुप ले लें, लेट्स से H में ले लेता हूं नॉट और 2। ये क्लियरली एक सब ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप है, 2 से जनरेट हो रहा है। ओके राइट, अब Z4 के इस सब ग्रुप के लिए अगर आप इसने कोसेट्स फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे? आप एलिमेंट्स ले लें, इसमें से एलिमेंट्स लेना स्टार्ट करें। नॉट प्लस एच जो है वो खुद एच के इक्वल ही होगा। फिर मैं 1 प्लस एच लूँ तो वो आएगा नॉट प्लस 1 1 हो जाएगा और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 1 3 आ जाएगा। फिर अगर मैं 2 प्लस एच लूँ तो 2 प्लस एच मेरे पास आ जाएगा नॉट और 2 के इक्वली आ जाएगा अगेन। फिर 3 प्लस एच लूँ तो वो आ जाएगा नॉट प्लस 3 जो है 3 हो जाएगा और 3 प्लस 2 5 1 हो जाएगा, तो ये 1 3 के इक्वल। तो 2 डिफरेंट कोसेट्स हैं टोटल इसमें, वो है H और 1 प्लस H, और आपको क्लियरली ये पता चल रहा है कि Z4 जो है वो H यूनियन 1 प्लस H है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर सब ग्रुप के लिए आपके पास ट्रू है। ओके, सो अब ये कॉन्सेप्ट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपने एक ग्रुप लिया, उसका कोई सा सब ग्रुप लें, उससे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो सेट्स रिजल्टिंग आएंगे वो आपके पास कोसेट्स कहलाएंगे। ओके, अब इन सब में से मैं एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। H जो है उसको मैं एलिमेंट को हमेशा लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A टाइम्स H कर रहा हूँ, तो हम इन सब को लेफ्ट कोसेट्स कहेंगे। ठीक है, लेफ्ट कोसेट्स कहेंगे। G ग्रुप है, H उसका एक सब ग्रुप है, तो अगर आप कहेंगे A टाइम्स H, A जो है वो G का एक एलिमेंट है, देन A टाइम्स H is called a left coset of G। ठीक है, अगर आपने राइट कोसेट की बात करनी हो तो राइट कोसेट की भी बात की जा सकती है। वो कैसे? अगर आप करें लेट्स से H टाइम्स A in G, then H times A is called a right coset of G। राइट, अब फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट को डिफरेंट डिफाइन करने की ज़रूरत क्या है? वेल, आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट सेम नहीं होते, तो इसलिए हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा कि कब लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स आपस में इक्वल नहीं होते। तो हमने डिफाइन कर दिया लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। ओके, अब 2 क्वेश्चन है मेरे पास फंडामेंटल, इनका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद वर्किंग करूंगा लेफ्ट कोसेट्स के ऊपर या राइट कोसेट्स के ऊपर, और फिर इंशाल्लाह हम आज की इस डिस्कशन को क्लोज करेंगे। क्वेश्चन 2 ये हैं कि हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट होता है या नहीं, तो इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, ये हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट नहीं होता है। तो क्वेश्चन फिर ये है कि कब होगा, हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट कब होगा? इसका भी आंसर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका भी आंसर फाइंड करेंगे। लेकिन आज मैंने आपको कहा कि इन लेफ्ट कोसेट्स को या राइट कोसेट्स को यूज करते हुए हम एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, नया ग्रुप हम कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। ओके, वो नया ग्रुप हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? अगर आप एक सेट लें, सेट आप लेट्स से लें के, लेट्स से मैं उसको कह देता हूँ, सेट के में मैं रखता हूँ A times H, where A is an element of the group। So basically
मैं एक सेट ले रहा हूं जिसमें मैं सारे के सारे लेफ्ट को सेट रख रहा हूं ग्रुप जी के किसी भी जो सब ग्रुप है एच के लिए। ओके, एक ग्रुप जी मैं ले रहा हूं, ओके, उसका एक सब ग्रुप एच ले रहा हूं और उसका एक मैं नया सेट बना रहा हूं के, जिसमें मैं उसके सारे के सारे लेफ्ट को सेट्स जो हैं उनको लिख रहा हूं। अच्छा, अब ये जो सेट है फिर क्लियरली इस सेट को आप कहेंगे द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स ऑफ अ ग्रुप जी, राइट। सो द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स, जैसे अगर आपने z के केस में ये सेट बनाना हो और आपके पास h जो है वो 2z हो, तो आप कहेंगे कि जो हम आपके पास k है वो है a plus h such that a is an integer। और इस सेट में आपको पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं। इस सेट में h है और 1 plus h है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। अगर आपने इसको z4 के लिए बनाना हो और आपके पास h जो है वो ये वाला सेट है नॉट और 2, तो आपके पास k में आएगा अगेन h और 1 plus h। ठीक है, तो ये आपके पास अगर सेट ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स आपने फाइंड करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सारे के सारे लेफ्ट को सेट्स उस ग्रुप के एक सेट में रखेंगे, उसको आप कहेंगे कि ये सेट ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स है। अच्छा, अब मेरे पास ये सेट आ गया सेट ऑफ ऑल लेफ्ट को सेट्स। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि क्या ये जो सेट मैंने नया बनाया, एक ग्रुप बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक सेट चाहिए और एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए उसके ऊपर। मैंने एक सेट बनाया, सेट में मैंने क्या रखा, ऑल पॉसिबल लेफ्ट को सेट्स। ओके, अगर मैं किसी तरह इस सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकूं तो हो सकता है ये जो मैंने नया सेट डिफाइन किया है ये मेरे पास एक ग्रुप बन जाए। ओके, ये पॉसिबल है ना कि अगर मैं इस सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकूं, सेट तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, अगर इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन मुझे मिल जाए तो ये सेट मेरे पास एक ग्रुप बन सकता है। अच्छा, इसके ऊपर मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने की कोशिश करता हूं और बाइनरी ऑपरेशन मैं डिफाइन करता हूं लेट्स से मल्टीप्लिकेशन का। मैं दो एलिमेंट्स लेता हूं लेट्स से AH और BH K के अंदर से, ठीक है, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस तरह कि AH टाइम्स BH जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा AB टाइम्स H, यानी उनके जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं इफ यू लाइक, जो ग्रुप में से एलिमेंट्स ले रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और H को एज इट इज रख दें। अच्छा, अगर मैं ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करूं तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेट एक ग्रुप बन जाएगा या नहीं। ओके, सो अगर मेरे पास इसको अगर मैं लिखना चाहूं Z के केस में और H मेरे पास है लेट्स से 2Z और K फिर फाइनली आपके पास आ जाएगा H और 1 प्लस H। अब इसके दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा, 1 प्लस H को मैं मल्टीप्लाई करता हूं लेट्स से अगेन 1 प्लस H से। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आएगा, तो 1 प्लस H इसका आंसर। इसी तरह अगर आपने मल्टीप्लाई करना है H को 1 प्लस H से तो आपने यहाँ पे H जो है वो 0 प्लस H है, राइट, तो 0 प्लस H, तो 0 टाइम्स 1 जो है वो 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट में भी 0 प्लस H या H आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इन सेट्स के ऊपर मैं कोई मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन मैंने डिफाइन की है, मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को आज के लिए छोड़ दूंगा। क्वेश्चन ये है कि विल दिस K under multiplication defined above अगर इस इक्वेशन को मैं 1 कह दूं, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड इन 1 फॉर्म अ ग्रुप, ओके, मैंने सेट लिया था, एक सेट कंस्ट्रक्ट किया, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया,
क्वेश्चन अब सेंस बनती है इस क्वेश्चन की कि ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा ये जो डेफिनेशन मैंने दी है 1 में, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो क्या ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो इस एक्सरसाइज को आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसी की बात करनी है, तो ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ये कैसे ग्रुप बनता है या नहीं बनता, अगर बनता है तो किन कंडीशंस के अंडर बनता है, अगर नहीं बनता तो क्यों नहीं बनेगा, राइट। तो 3 क्वेश्चन जो हैं ये अनआंसर्ड हम छोड़ रहे हैं इस लेक्चर में। क्या हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट होता है? अगर ऐसा नहीं है तो कब एक लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा? फिर थर्ड में ये हम कह रहे हैं कि अगर सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स आप लें, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स का, तो क्या वो एक ग्रुप बनाएगा या नहीं। ओके, इस कॉन्सेप्ट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे लेके चलेंगे। आज के लिए अब मैं आपके इस लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ और फिर इंशाल्लाह हम इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट की फिर डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म से, फिर हमने फिर वही बात की कि 2 ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक कब होंगे, जब उनके दरमियान में आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, वो फंक्शन 1 हो, वो फंक्शन ऑन टू भी हो, और वो फंक्शन एक होमोमॉर्फिज्म भी हो। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज फंक्शन के लिए ट्रू हैं तो हम उस फंक्शन को एक आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे, राइट। तो अगर 2 ग्रुप्स के दरमियान आप एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकें तो वो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होंगे, वो ग्रुप्स एक जैसे होंगे, उनके एलिमेंट्स डिफरेंट नजर आ सकते हैं लेकिन उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होंगी। फिर हमने कहा कि क्या ये सारे ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होते हैं? क्लियरली सारे ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं होते हैं। तो कब ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे? तो अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। तो अगर आपने ये चेक करना है कि ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं हैं, तो डेफिनेशन से अगर चेक करना चाहें तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर एक भी आइसोमॉर्फिज्म आपको मिल जाए 2 ग्रुप्स के दरमियान में तो वो आइसोमॉर्फिक है। तो अगर वो नॉन आइसोमॉर्फिक हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप जितने भी मैप उनके दरमियान में डिफाइन करें वो सब के सब जो हैं वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत लॉन्ग और लेबोरियस प्रोसेस है, इसमें आपको बहुत टाइम लग सकता है कि आप सारे के सारे मैप्स को बारी बारी लेके चेक करें कि वो आइसोमॉर्फिज्म हैं या नहीं है। ओके, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम ये कर सकते हैं, ये 2 कंडीशंस हमने लिखी थी, इनमें से कोई आप एक चेक कर लें, दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स हो जाएगी तो वो आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स नहीं होंगे। पहली कंडीशन ये थी कि आप ये चेक करें कि उन दोनों के दरमियान में कोई 1-1 ऑन टू मैप डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। ये चेक कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल फाइनाइट के केस में अगर एलिमेंट्स दोनों ग्रुप्स में फाइनाइट हैं, अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो उनमें 1-1 ऑन टू मैप डिफाइन नहीं किया जा सकता। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट के केस में अगर डिफरेंट होंगे तो वो ग्रुप कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते, राइट। तो ये फाइनाइट का केस बहुत सिंपल और आसान हो गया। अच्छा, अब सेकंड में हम ये बात करना चाह रहे हैं कि अब दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है लेकिन उन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। फिर क्या हो सकता है? या इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं लेकिन उनमें 1-1 ऑन टू मैप डिफाइन किया जा सकता है। फिर आप ये चेक करें कि उनमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक ग्रुप में प्रेजेंट है दूसरे में नहीं है, तो फिर भी वो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप जो है वो साइक्लिक है, सेकंड वन साइक्लिक नहीं है, तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। फर्स्ट वन अबिलियन है, सेकंड वन अबिलियन नहीं है, तो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। इसी तरह और प्रॉपर्टीज जो हमने लिस्ट की थी उनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर दोनों ग्रुप्स में कॉमन नहीं है तो वो दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। ओके, फिर हमने एक नए कॉन्सेप्ट की बात करने स्टार्ट की कि हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है और उसमें आप एक सब ग्रुप लें H। ग्रुप जी में से आपने एक सब ग्रुप लिया ग्रुप H। अब आपने उस ग्रुप जी के एलिमेंट्स लें और उसको मल्टीप्लाई करें H के एलिमेंट्स के साथ। okay? आपके पास कुछ नए सेट्स जनरेट होंगे। okay? उन नए सेट्स को हम कह रहे हैं कि इन सेट्स को हम को सेट्स कहेंगे। अगर आप एलिमेंट्स ऑफ जी को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो वो लेफ्ट को सेट्स होंगे, अगर राइट से मल्टीप्लाई करें तो वो राइट को सेट्स होंगे। ओके, सो लेफ्ट और राइट को सेट्स की हमने बात की। फिर हमने कहा कि आप एक ग्रुप जी लें, उसके सारे के सारे जो लेफ्ट को सेट्स हैं उनको एक सेट्स में रखें। ओके,
एक ग्रुप G लें, उसका एक सब ग्रुप H लें, उसके सारे के सारे कोसेट्स जो हैं उनको एक सेट में रखें। क्या उसके ऊपर हम एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं? उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए हमने एक छोटी सी अटेम्प्ट की, फिर हमने अभी तक ये नहीं प्रूव किया कि क्या वो एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, और ना ये प्रूव किया कि उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ये हमारा नया सेट जो है ये एक ग्रुप बनाता है या नहीं। ये दोनों चीज़ें अभी तक मैंने एज एक्सरसाइज छोड़ी हैं, ये आप ट्राई कीजिएगा। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। तो आज के लिए मैं इस डिस्कशन को इन क्वेश्चंस के साथ क्लोज कर देता हूं कि हम ये नेक्स्ट लेक्चर में ये आंसर करना चाह रहे हैं कि एक लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट कब होता है, और दूसरा हम ये क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे हैं कि जो हमने सेट ऑफ कोसेट्स डिफाइन किया है, क्या इसको हम एक ग्रुप बना सकते हैं या नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस सारी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच and hopefully I'll see you again in the next lecture.